मैंने जिंदगी से पूछा कि मैंने जिंदगी से पूछा कि इतना कठिन क्यों है तू। जिंदगी ने हंसकर कहा जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भावी बायोकॉम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 की बायोलॉजी अभी तक हम काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में। तो लेक्चर काफ़ी डिले भी हो गया है क्लास 12 की बायोलॉजी का, क्योंकि साथ के साथ कुछ इशूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा इशूज़ थे, जिसकी वजह से क्लास 12 की बायोलॉजी का लेक्चर ना आ पाया। तो स्टूडेंट घबराएंगे नहीं क्लास 12 वाले, क्योंकि उनका पूरा लेक्चर देने का हमने वादा किया है। तो आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, पूरे चैप्टर का ध्यान देना, पूरे यूनिट का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा खास करके। तो स्टूडेंट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है खास करके। और साथ के साथ आपको जाने का अभी आपके पास टाइम भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा समय पर सिलेबस बोर्ड एग्जाम के पहले पहले सिलेबस क्या हो, पूरा समाप्त हो पाए। देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे सकें, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता सकें। एक चीज आप जान लीजिए स्टूडेंट, एक चीज आप जान लेंगे कि अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में। तो स्टार्टिंग करें तो क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 में अभी तक हमने पहला यूनिट यानी कि रिप्रोडक्शन को पूरा कवर अप किया है ना। तो प्रोडक्शन में टोटल 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर हमने पढ़ा है, जो कि 3 ही चैप्टर तुम्हारे बोर्ड में आना है। 3 ही चैप्टर में पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉर्मल प्लांट पुष्प पौधे में लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर स्टूडेंट जो पढ़ना है आपको क्लास 12 की बायोलॉजी में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 3 ही चैप्टर जनन एवं स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, मतलब कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन, उसके बाद मानव जनन, उसके बाद जनन एवं स्वास्थ्य। तो 3 ही चैप्टर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में आना है, जनन वाले यूनिट में, रिप्रोडक्शन में। और टोटल 14 नंबर का आता है, ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन पहला चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन उसको भी हमने पढ़ाया, क्योंकि पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जीव में जनन वो चैप्टर का फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, इसकी वजह से हमने उसको पूरा कवर अप करा है, ध्यान देना। आई होप आपने नहीं देखा है तो आप देखिए स्टूडेंट, हमने पूरा उसको कवर अप करा। देन उसके बाद वाला यूनिट जिसका नाम जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से निपटा दिया है स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ध्यान देना स्टूडेंट, हमने बहुत अच्छे से किया। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहने का मतलब जिसमें हम मेंडल का नियम पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम, ध्यान देना स्टूडेंट। कहने का मतलब इसको हम पृथक्करण का नियम, जो भी नियम है मेंडल्स के, हमने पूरा अच्छे से निपटारा किया है। देन हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को भी, आनुवंशिक विकार को भी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहने के बाद जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स को काफी अच्छे से काफी तक पढ़ा है। आई होप आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा स्टूडेंट आप जरूर देख लीजिए, तो वहां से आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्टार्ट किए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसके पहले पहले हमने एक चैप्टर और निपटा दिया, ध्यान देना, एक यूनिट ही निपटा दिया है क्लास 12 की बायोलॉजी में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। हमने पढ़ा है स्टूडेंट, कब पढ़ा था? जब हम वहां पर आपको लेक्चर दे रहे थे किसका, रिप्रोडक्शन का, ध्यान देना, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यूनिट हम पढ़ा रहे थे। तो साथ के साथ हमने वहां पर बायोटेक्नोलॉजी भी कवर अप किया है। तो बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर का मतलब हमने बायोटेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, देन इट्स एंड एप्लीकेशन को भी पढ़ा है, उसके अनुप्रयोग क्या है जैव प्रौद्योगिकी के, उसको भी पढ़ा है। अगर आप नहीं देखे हैं स्टूडेंट जरूर देखिए, ये सब हमने पूरा पढ़ चुका है, पूरे कवर अप कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो एडेड है, प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का वीडियो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है क्लास 12 की बायोलॉजी का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए। कोई डाउट वगैरह तब भी आपको आता है तो कमेंट करिए, जिससे आपका निवारण किया जाएगा, ध्यान देना स्टूडेंट। देन हम पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हमने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर देखा था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, उसमें हम डिटेल में 2 लेक्चर लिए थे। साथ के साथ आपके घनश्याम सर, दैट इज ही वाज द ग्रेट सर, वो भी आपके लेक्चर लिए थे, जो कि उनके पास टाइम ना मिल पाने के कारण लेक्चर पूरा आ नहीं पाया, जिसकी वजह से फोन भी उस समय साथ नहीं दिया था स्टूडेंट, जिस वजह से लेक्चर आपको पूरा नहीं मिल पाया था। तो आज हम वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ इसमें हम जानते भी हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे क्या पढ़ना क्या है, जानना क्या है, ध्यान देना। तो आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अभी तक हमने जो सुना, अभी इन्फॉर्मेशन, ये जरूरी इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान देना स्टूडेंट, इसको सुन लेना, क्या चीज़ अभी जो हमने बताया है जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दैट इज द चैप्टर नंबर
यानी कि जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान देना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब स्टूडेंट हम इसमें जानेंगे कि वंशागत का आणविक आधार क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंशागत का आणविक आधार क्या होता है। एक बार थोड़ा और अगर हम बात करें तो आपको पता है पहला यूनिट हमने खत्म कर दिया है। 2 यूनिट, एक तो पहला यूनिट यानी कि रिप्रोडक्शन समाप्त करा है, देन जेनेटिक्स, ये चैप्टर समाप्त होगा तो जेनेटिक्स भी समाप्त हो जाएगा। आधी जेनेटिक्स हमारे ख्याल से समाप्त हो चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी भी समाप्त हो चुका है, हाँ या ना। मतलब कि 3 यूनिट आपके बायोलॉजी में धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। 3 यूनिट समाप्त होगा, 2 यूनिट और पढ़ना होगा, उसके बाद आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट मान के चलते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो हम बोर्ड एग्जाम के पहले समाप्त, क्योंकि हमने वादा किया है आपसे तो समाप्त करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, आपके लिए है ये, जो स्टूडेंट आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो प्लीज कमेंट करेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करिएगा स्टूडेंट। बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के। लेट्स कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट वहां पर हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है, जरा इसको एकदम बेसिक से जानते हैं। आप जो भी यहाँ तक पढ़े हैं, कैसे भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की जब हम बातें करते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहना क्या चाहता है, चैप्टर बताना चाहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो ट्रांसफर क्या होते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं क्या होते हैं। मेंडल साहब नहीं जान पाए थे, मेंडल साहब अपने समय में नहीं जान पाए थे, क्योंकि मेंडल साहब आपको पता होगा लगभग 7 ईयर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। समझ पा रहे हो नहीं, 1800 लगभग बात करें 1856 से 1856 से लेकर 1863, 1856 से लेकर के 1863 के आसपास उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट। जिससे क्या हुआ, वहां पे वो नहीं जान पाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसको उन्होंने नहीं जान पाया। कहने का मतलब, जब लंबा पौधा बौना पौधा ले रहे थे, लंबे पौधे बौने पौधे के बीच मेंडल साहब जब संकरण करा रहे थे, क्रॉसेस करवा रहे थे, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे थे। हाँ या ना, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, फिर क्या लिए थे, फिर उसमें स्वजनन करवाया था। फिर F2 पीढ़ी में लंबे पौधे भी बौने पौधे भी दोनों पौधे प्राप्त हो रहे थे। हाँ या ना। तब हो क्या रहा था, वहां पर ये चीज नहीं जान पाए मेंडल साहब, आखिर क्या कारण है कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब हम संकरण करा रहे तो F1 पीढ़ी में लंबा ही लंबा मिल रहा है, कैसे लंबा पौधा मिल रहा है, वहां पे आखिर क्या चीज ट्रांसफर हुआ, क्या चीज स्थानांतरित हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या चीज गया, वो मेंडल साहब वहां पे नहीं जान पाए। वहां पर मेंडल साहब ने क्या किया था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को उन्होंने कारक टर्म दिया था। ध्यान देना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंडल साहब ने उसको यूनिट फैक्टर कहा था। यूनिट फैक्टर मतलब एकक कारक कहा था। हाँ यार, समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बात करें तो मेंडल ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज द जेनेटिक्स को खोज निकाला, बहुत पहले जेनेटिक्स को खोज निकाला। मेंडल ने जब जेनेटिक्स को खोज निकाला तो ये जानने में साइंटिस्टों को लगभग लग गया कि आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो क्या ट्रांसफर होता है, उसको जानने के लिए स्टूडेंट अगर आपको बताए तो साइंटिस्टों को लगभग 100 साल के आसपास लग गए। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा लंबा टाइम आप गए थे, ध्यान देना। तो काफी ज्यादा समय लग गया यह जानने में कि आखिर एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या। मेंडल के समय में आपने जाना कि मेंडल साहब क्या बता रहे थे, कि मेंडल साहब यही बताएं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है, एक कारक होता है, यूनिट फैक्टर होता है। आगे चल करके स्टूडेंट एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। ध्यान देना, ये कहानी सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर कहानी है, ब्यूटीफुल लाइक स्टोरी, बहुत ही सुंदर कहानी है चैप्टर अपने आप में। देखो, मेंडल तो अपने आप में मतलब महान थे ही, वहां पर उन्होंने तभी बताया कि एकक कारक, यूनिट फैक्टर टर्म यूज हुई है। हाँ, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए, यानी कि आपको पता होगा फ्रेडरिक मिसर साहब आए। फ्रेडरिक मिसर साहब लगभग 1869 के आसपास आए थे, 1869 में
जो फ्रेडरिक मिसर साहब आए थे, तो ये फ्रेडरिक मिसर साहब ने न्यूक्लिक एसिड की खोज कर डाली। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड की खोज कर दी किसने? फ्रेडरिक मिसर ने। लेकिन उनको खुद को नहीं पता था कि हमने क्या खोजा है, नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी उस समय भाई, बहुत लगभग 19वीं सेंचुरी के आसपास बातें हो रही हैं। ध्यान देना, 19वीं शताब्दी के आसपास की बातें हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखना। तो वो जो फ्रेडरिक मिसर साहब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टूडेंट सिंपल सी बताया कि जो यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, उन्होंने उसके लिए न्यूक्लियन टर्म दिया, न्यूक्लियन शब्द दिया। अब आप जानना चाहेंगे कैसे न्यूक्लियन टर्म दिया। भाई जो फ्रेडरिक मिसर साहब एक साइंटिस्ट थे, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। ये जो थे एक डॉक्टर थे, अपने आप में डॉक्टर थे, साथ ही साथ रिसर्च भी करते थे। और डॉक्टर जो थे, पास जो पाका होता है, जो घाव होता है जिसको बोलते हो तुम अपनी भाषा में पाका को बोलते हैं ना, जो घाव होता था, ये घाव के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। ध्यान देना, तो इनके यहाँ घाव वाले मरीज ज्यादा जाते थे। तो ये करते क्या थे, देखो जिनको भी घाव हुआ रहता था, सबसे क्या लेते थे, घाव से पस सेल को निकाल लेते थे। पस सेल का मतलब मवाद कोशिका को निकाल करके, आइसोलेट करके, पृथक करके उसको रख लेते थे। तो फ्रेडरिक मिसर साहब क्या करते थे, बस उनका क्या था, पस सेल को निकाल के रख लेना, रखने के बाद उस पस सेल का एनालिसिस करना, उस पस सेल का अध्ययन करना कि उस पस सेल में है क्या चीज। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पस सेल्स में इन्होंने कुछ इनको कंडेंस पार्ट दिखाई दिया, जिसके लिए उन्हें न्यूक्लियन टर्म दिया। ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिया, न्यूक्लियन टर्म दिया, न्यूक्लियन टर्म दिया किसने? फ्रेडरिक मिसर साहब ने। फिर वही फ्रेडरिक मिसर साहब ने जो न्यूक्लियन टर्म दिया था, जिसको आगे चल करके अल्टमान साहब ने क्या कहा, नहीं भाई फ्रेडरिक मिसर साहब, आपने जो ये खोजा है बहुत अच्छा खोजा है, लेकिन इसमें कुछ एसिडिक नेचर पाया जाता है, इस वजह से इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड नाम होना चाहिए, जिसको बताने के लिए कौन आए, अल्टमान आए। यानी कि जो न्यूक्लियन खोज निकाला फ्रेडरिक मिसर ने, उसको अल्टमान ने आके क्या कहा कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। ध्यान देना, पस सेल के अंदर जो उन्होंने खोजा था, मवाद कोशिका के अंदर। ध्यान देना, फिर क्या हुआ, फिर आगे चल करके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कोइशल। ध्यान देना, कोइशल लगभग बात करें तो 1893 के आसपास आए थे। ध्यान देना, 1893 के आसपास, लगभग कि 1893 के आसपास जितने भी साइंटिस्ट आए हैं डियर स्टूडेंट, वो सभी आसपास के ही है। ध्यान देना, 1893 के आसपास जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम कोइशल है, कोइशल ने यह बताया कि आखिर जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब सिंपल सा भी डीएनए के बारे में बात ही नहीं होगी भाई, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात हो रही। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो उसमें वो मतलब कि नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना होता है। ध्यान देना, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना होता है। नंबर प्यूरिन एंड नंबर पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन में हम क्या पढ़ते हैं, थायमिन साइटोसिन। कहने का मतलब कि कोइशल नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन आते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन गुआनिन आता है, पिरिमिडिन के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आता है। तो कोइशल ने ये चीज बताया कि डीएनए में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये चीज बताया। ध्यान देना, खोज निकाला ये चीज। अभी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, भी आधी अधूरी जानकारी है कि भाई प्रमाण चाहिए। साइंटिस्टों को क्या चाहिए, कोई भी भाई अगर विज्ञान मांगता है प्रमाण, विज्ञान जो है प्रमाण मांगता है, जब तक आप उसको प्रमाण नहीं देंगे, उसका एविडेंस, उसका प्रमाण क्या है, जब तक आप उसको देंगे नहीं तब तक वो विज्ञान नहीं मानेगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां पर ये चीज नहीं चल पाया कि अभी तक नहीं जानकारी हो पाएगी एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या, नहीं जानकारी हो पाई। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बतलाने के लिए जेनेटिक मटेरियल के कुछ साइंटिस्ट आए वहां पर। ध्यान देना, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को जानने के लिए जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल है क्या, इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं आगे, अभी आगे उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा इधर हम आ जाते हैं, इधर हम बात कर लेते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान देना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया। थोड़ा हम उधर ही इच्छा बढ़ जाते हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं पहले जेनेटिक मटेरियल को ही निपटा दें, भाई जेनेटिक मटेरियल की खोजें कैसे हुई, एक्चुअल कहानी क्या है, इसके पीछे राज क्या है, जरा उसको हम जान लेते हैं। ध्यान देना, जान लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कहने का मतलब क्वेश्चन आए बता दिए, तो साइंटिस्टों से कहानी स्टार्ट कर रहे थे, क्वेश्चन आए तो बता दिए। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन पिरिमिडिन पाया जाता है। फिर साइंटिस्ट आए वाटसन एंड क्रिक। उससे पहले साइंटिस्ट आए थे, वाटसन क्रिक पहले जो आए थे रोजालिंड फ्रैंकलिन। ध्यान देना स्टूडेंट, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सरे फोटोग्राफी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान देना, एक्सरे फोटोग्राफी पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक्सरे फोटोग्राफी का एक फिल्म तैयार किया, जिससे इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब स्टूडेंट, हम बता क्या रहे हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए साइंटिस्ट जो आए वो कौन आए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाने के लिए जो साइंटिस्ट आपके आ रहे हैं, आप जानेंगे कौन आ रहे हैं भाई, विल्किंस, यानी कि जिसको विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने बतला दिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हेलिकल होता है। हेलिकल मतलब कि हेलिक्स के जैसा, समझ पा रहे हो नहीं, हेलिकल होता है, डबल हेलिकल होता है, जिसको हेलिकल क्या बताया था, मतलब एक्सरे फोटोग्राफी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे किरणों के द्वारा, एक्सरे फोटोग्राफी के द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो उसी के साथ साथ उसी के आसपास साइंटिस्ट आए, जो कि लगभग देखा जाए तो 19, ये जो साइंटिस्ट आए हैं 19 के आसपास, 1928 के आसपास, ध्यान देना 1928, हाँ 1928 के आसपास जो साइंटिस्ट आए, एग्जैक्ट इसका जो सन है अभी आपको क्लियर बताएंगे। तो 1928 के आसपास ही साइंटिस्ट जो आए थे, तो 1923 या 28 ऐसे कुछ करके आप देख लीजिएगा उसमें। तो वो जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल होता है। मतलब कि अब देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन यही होगा कि अभी तो आप बता रहे हैं कि विल्किन एंड फ्रैंकलिन बता रहे हैं फोटोग्राफी के लिए हेलिकल होता है, फोटोग्राफी पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो भी तो हेलिकल बता रहे हैं, और वाटसन एंड क्रिक भी डबल हेलिकल बता रहे हैं। कौन सी बड़ी बात बतला दी वाटसन एंड क्रिक ने? देखो भाई, कहानी क्या हुई थी उस समय, कहानी बहुत ही सुंदर एक घटना थी, मतलब सुंदर क्या, एक हिसाब से धोखा हो गया था। धोखा किनके साथ हुआ था अभी बताते हैं आपको, साइंटिस्टों के बीच कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, माने रहेंगे लास्ट तक। कहानी क्या हुई थी, जो आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन थे, दो साइंटिस्ट, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इसमें एक मेल फीमेल दोनों, एक मेल है एक फीमेल है, विल्किन एंड फ्रैंकलिन दोनों बहुत ही एक अच्छे दोस्त थे, ध्यान देना। तो इन्होंने जब एक्सरे फोटोग्राफी पर अपनी खोज की डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर का नेचर पता लगा पाए कि हेलिकल होता है, जिसकी वजह से उस समय तो ये पता लगा दिए थे, जो एक्सरे फोटोग्राफी फिल्म अपना तैयार किए थे उसको अपने टेबल पे उन्होंने रख दिया था, और टेबल पे रखने के बाद ऐसा पार्टी उटी करने लगे थे। ध्यान देना, बहुत खुशी हो गए थे, भाई पार्टी उटी, भाई पार्टी जरूरी, पार्टी तो बनती है, पार्टी उटी करने लगे थे। हुआ क्या, रात को चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया भाई, चोरी हो गया, क्या चोरी हो गया, वही फिल्म जो खोजे थे एक्सरे फोटोग्राफी, और वो चोरी करने के बाद कहाँ पहुंचा, वाटसन एंड क्रिक के पास पहुंचा, और वाटसन एंड क्रिक ने उस फिल्म को देखा, एकदम खुश खुश वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक साहब पहले से ही डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानने में लगे थे, बहुत सारा चीज खोज भी निकाला था, उनको मिल गया पूरा सिस्टम। उसी से उन्होंने क्या किया, डबल हेलिकल तैयार कर दिया, उसी के आधार पर। ध्यान देना, तभी कहा जाता है ना भाई, तभी कहा जाता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वाटसन एंड क्रिक साहब का, वो किस पर आधारित है, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित है। ध्यान देना स्टूडेंट, एक्सरे फोटोग्राफी लिखा रहता है वहाँ पे, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित है। चुराया था, गया उनके पास, अब उनको क्या पता, जब उनके पास आया तो खुश हो गए। अब उन्होंने क्या किया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दे दिया उसी से, हाँ या ना, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, यानी कि बताया कि डीएनए का जो मॉडल होता है, डीएनए का जो हेलिक्स होता है कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। ध्यान देना, द्विकुंडलित मॉडल जिसको बोलते हैं, डीएनए का द्विगुणन मॉडल, हाँ या ना। और बात करें, अभी आपने हमको एग्जैक्ट आपको सन बताते हैं कब लगभग दिए थे वाटसन एंड क्रिक साहब, तो अगर आप बता 1953 के आसपास, सॉरी स्टूडेंट, हमने वहाँ पे 28 बताया था, यहाँ पर 1953 1953 में दिया था। ध्यान देना, वाटसन क्रिक साहब ने, जिसके लिए वहाँ पर विल्किन फ्रैंकलिन आए थे, जो कि उनका, समझ पा रहे हो, एक्सरे फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट किए थे,
उसी पर आधारित, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित ही उनका डीएनए का जो मॉडल दिया गया, जो डबल हेलिकल मॉडल दिया गया है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया है वो किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित है। हाँ या ना? पक्का समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, आगे चल करके इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अगर आपको बताया तो वाटसन क्रिक साहब को नोबेल प्राइज भी मिला। भाई इस नोबेल प्राइज का हकदार कौन है, आप बताओ? जिन्होंने एक्सरे फोटोग्राफी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो लगभग 1962 ईस्वी में, 1962 के आसपास। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला। 1953 में खोजा, डबल हेलिकल मॉडल दिया कि डीएनए का जो हेलिक्स होता है डबल हेलिकल होता है। डीएनए का जो समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल होता है, जिसके लिए इनको लगभग कब नोबेल प्राइज दिया जा रहा है? लगभग 1962 के आसपास। ध्यान देना, 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ये बहुत लंबी कहानी है। तो स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी नहीं पता कर पाए, अभी ये चीज एक्चुअल नहीं पता हो पाई डियर स्टूडेंट कि एक्चुअल आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ध्यान देना कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, अभी तक ये चीजें जो है जानकारी में पूरी जानकारी नहीं हो पाई। ध्यान देना, तो उसी के आसपास, यानी कि स्ट्रक्चर बताने से पहले ही एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ध्यान देना, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट आप पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने किया, जिसको कहा जाता है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, क्या ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। अब आप सोच रहे हैं डियर स्टूडेंट कि हम लिख नहीं रहे हैं कुछ, अभी आपको सब चीजें लिखा रहे हैं, सब डाटा आपको लिखाया जा रहा है। अभी आप एक सुंदर कहानी सुन लीजिए, थोड़ा बने रहिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए डियर स्टूडेंट, आप ही के लिए कर रहे हैं चीजें। ध्यान देना, क्योंकि एक अगर आप फ्रेमवर्क बना लेंगे, माइंड में कहानी बैठ जाएगी, तो लिखना आराम हो जाएगा। समझना बहुत जरूरी है, ध्यान देना, समझना बहुत जरूरी है। लिखने तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, अपने आप समझे रहेंगे तब। देखो तो क्या हुआ कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या, आनुवंशिक पदार्थ है क्या, उसको बताने के लिए डियर स्टूडेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसको बोला जाता है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आया, कब आया? ये लगभग 1928 के आसपास, 1928 के आसपास जो आया, आपका क्या आया स्टूडेंट, यानी कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ध्यान देना, बैक्टीरियल ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल पूरा इसका नाम है, यानी कि जिसके लिए इन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल अपना एक्सपेरिमेंट जिसने किया, यानी कि जिनका साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब वहां पर तो खोज तो किए थे। ध्यान देना, आपको जान के हैरानी होगी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल हिंदी में रूपांतरण का सिद्धांत, याद रख लेना, रूपांतरण का सिद्धांत, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। देने वाले साइंटिस्ट कौन है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ध्यान देना, कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे कि निमोनिया वाला बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, जो निमोनिया डिजीज उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है? बताए थे आपको, क्या? डिप्लोकोकस निमोनी, जिसका एक नाम और है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक नाम और है निमोनोकोकस निमोनी। ध्यान देना, समझ पा रहे हो? एनसीईआरटी में आपको क्या लिख के फॉलो करना है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर ऑप्शन में, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ना हो तो डिप्लोकोकस पे आ सकते हैं, अगर डिप्लोकोकस भी ना हो तो निमोनोकोकस पे आ सकते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कौन सा रोग उत्पन्न कर रहे हैं? निमोनिया रोग। निमोनिया रोग, और किसमें निमोनिया रोग? चूहे में। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इन्होंने बैक्टीरिया का 2 स्ट्रैंड तैयार किए। 2 क्या किया? स्ट्रैंड तैयार किया। एक स्ट्रैंड को आर स्ट्रैंड बोला, एक आर सेकंड स्ट्रैंड जिसको बोल सकते हैं एक्चुअल आर सेकंड स्ट्रैंड, और एक एस थर्ड स्ट्रैंड तैयार किया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आर सेकंड क्या है, एस थर्ड क्या है। अभी बस सुन लो स्टूडेंट कहानी, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, बस सुन लो ऐसे। आर सेकंड स्ट्रैंड को तैयार किया और इधर एस थर्ड को तैयार किया। आर स्ट्रैंड का मतलब जान लेते हैं। स्ट्रैंड का मतलब डियर स्टूडेंट वेराइटी होती है, वेराइटी या बैक्टीरिया, जीवाणुओं की डिफरेंट टाइप्स की जो वेराइटी होती है,
उसकी जो अलग अलग वेराइटीज देखी जाती है उसको हम स्ट्रेन के पास में स्ट्रेन के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट कहानी क्या बनी, कहानी यही बनी कि जो यस सेकेंड स्ट्रेन था, सॉरी आर सेकेंड जो स्ट्रेन था वो चूहों में निमोनिया जीवाणु, जो निमोनिया बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता था। ध्यान देना, फिर से बात करते हैं। आर सेकेंड वाला चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता था, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक था। नॉन पैथोजेनिक मतलब रोग कारक ना हो, रोग कारक नहीं था क्या, आर सेकेंड। जबकि इसके बाद वाला एस थर्ड वाला क्या था भाई, एस थर्ड के ऊपर एक कैप्सूल पाई जा रही थी, कैप्सुलेटेड थी। जब कैप्सुलेटेड थी तो चूहे की बॉडी थी, माइस की बॉडी थी, उसके लिए भाई उसको मार ही नहीं पाते थे, जाहिर सी बात से प्रभावी हो जाता था, वो रोग उत्पन्न करता था, कहने मतलब वो पैथोजेनिक था। यस कौन, यस थर्ड वाला भाई। हुआ क्या, जब आर वाले को चूहे में भर कर लगाते थे, इंजेक्शन में भर के चूहे के अंदर जैसे लगाते थे चूहा जिंदा रहता था। जैसे ही यस वाले को लगाए, यस थर्ड वाले को, चूहा मर जाता था। फिर क्या किया, यस वाले को गर्म किया। अब यस वाले को गर्म करके लगाएंगे, क्या होगा भाई, गर्म कर दिए, जो उसका कोट था, जो उसका खोल था टूट गया। अब टूट गया तो फिर चूहे के अंदर लगाएं तो क्या होगा, चूहा चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा भाई, सिंपल सी बात है। उसकी खोल टूट गई, पॉलीसेकेराइड की बनी उसकी कोटिंग टूट गई, जिसकी वजह से चूहे की जो इम्यून सिस्टम होगा उसको मार देंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा लास्ट में, यस को तो गर्म किया है, यस थर्ड वाला गर्म कर दिया, लेकिन उसी में आर सेकंड वाला मिला दिया। आर सेकंड यानी जो रोग उत्पन्न नहीं करता था उसको मिला दिया। यस थर्ड वाला रोग उत्पन्न करता था लेकिन उसको गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो रोग उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ, जैसे ही आर सेकंड को मिलाया तो हुआ क्या, अब उसको भर के इंजेक्शन में लगाया, चूहा क्या हो गया, चूहा क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताओ, क्या होना चाहिए, नहीं मरना चाहिए लेकिन मर गया, मर गया स्टूडेंट। क्या हुआ वहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब पर मतलब ये चीज नहीं बता पाया कि क्या हुआ, क्या ये चीज तो बताया कि आखिर हुआ क्या, थोड़ा सा उन्होंने बताया, आखिर ये चीज नहीं बता पाया कि आखिर ट्रांसफर क्या हुआ। मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने वहां पे बताया कि इसमें हुआ क्या है कि जो यस सेकंड वाला था, यस सॉरी जो आर सेकंड वाला जो हमने डाला था वो यस थर्ड में बदल गया। क्यों बदला, आखिर क्या चीज रूपांतरित हुआ, मतलब रूपांतरण हुआ कि नहीं, यहाँ पर रूपांतरण हुआ कि नहीं पहले बताओ। इसी को तो रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं। रूपांतरण क्या हुआ, रूपांतरण डियर स्टूडेंट यही हुआ है, जो आपका यस यानी जो आर सेकंड है वो किस में बदल गया, यस थर्ड में। आर सेकंड मतलब जो रोग उत्पन्न नहीं करता था वो किस में बदल गया, यस थर्ड में बदल गया। यस थर्ड मतलब जो रोग उत्पन्न करता था। अब होगा क्या, अब सिंपल सी कहानी होगी। अब भाई सिंपल सी कहानियां होगी कि आखिर उसमें बताओ भाई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब, साइंटिस्ट लोग आ गए, चर्चा होने लगी, पूरा साइंटिस्ट की सभा बैठी, भाई बताइए फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब की इसमें आपने क्या किया, बताया फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये चीज हमारे साथ हुआ, ऐसे ऐसे हमने स्ट्रेन तैयार किया, इस तरीके से हमने इंजेक्शन में भर के लगाया, इस तरीके से कहानी हुई। लास्ट वाला वही उनको नहीं समझ में आ रहा था, हमने बताया भी कि रूपांतरण यहाँ पे हुआ है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, इसको रूपांतरण का सिद्धांत बोलते हैं। रूपांतरित क्या हुआ था, यही आर सेकंड वाला यस थर्ड में रूपांतरित हो गया। जो रोग उत्पन्न नहीं करता था वो किसमें उत्पन्न हो गया, रोग उत्पन्न करने वाले में हो गया, यस थर्ड वाले में। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, हुआ क्या, अब देखो, अब वहां पर ये साइंटिस्ट लोग पूछने लगे कि आखिर क्या चीज स्थानांतरित हुआ, क्या चीज ट्रांसफर हुआ। वो चीज उन्होंने बताने में असफल रहे, वो चीज बताने में असफल रहे कि ट्रांसफर क्या हुआ। ध्यान देना, तो उनके स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब, जो कि एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी, ध्यान देना एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी, इसको एवरी भी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने प्रूव कर दिया कि एक्चुअल ट्रांसफर क्या हुआ था वहां पर। मतलब कि जो आर आपका सेकंड वाला था वो कैसे यस थर्ड में बदला, यानी क्या चीज ट्रांसफर हुआ, उसके लिए उन्होंने एक एक चीज उससे निकाला, मतलब कि उसका प्रोटीन निकाला, मतलब समझ पा रहे हो नहीं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है सबको इन्होंने आइसोलेट किया और सबसे इन्होंने देखा इंजेक्ट करके, जिससे उनको मतलब चूहे का पोस्टमार्टम करके सब चीज निकाले थे। ध्यान देना, आगे हम बात करेंगे काफिता तक, जिससे पता चल पाया हाँ एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअल जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जो पहुंचता है वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
तब जाके पता चल पाया ट्रांसफर प्रिंसिपल से ही। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए साइंटिस्ट कौन है? एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी ने सिद्ध करा। ध्यान देना, कैसे सिद्ध करा, किस लिए सिद्ध करा, क्या हुआ था वहां पर, पूरा डिटेल में तब तक हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, पहले कहानी सुन लो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट कहानी सुनो आप। अब क्या हुआ? और एक्सपेरिमेंट हुआ। और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ भाई? और एक्सपेरिमेंट हुआ बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके हार्सेचेज नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जीवाणु भोजी विषाणु पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। वहां पर भी देखा कि किस तरीके से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। उसको भाई साइंटिस्ट को प्रमाण चाहिए, विज्ञान को प्रमाण चाहिए ना, क्या मतलब प्रमाण, एविडेंस दो उनको, तब जानेंगे। जिसके लिए बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्सेचेज नामक। हार्सेचेज ने सिद्ध कर दिया कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, क्या है, डीएनए है। कैसे सिद्ध किया, क्या किया गया, बात करेंगे, काफी तक बात करेंगे। हाँ या ना डियर स्टूडेंट? कहने वाला हार्सेचेज का एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्सेचेज के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए है। ध्यान देना, आगे चल करके साइंटिस्ट और आए आपके, और भी साइंटिस्ट आए हैं, जिन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए तो है ही, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी होता है। भाई आरएनए क्या बोला, ये भी एक चीज, मतलब कि कुछ ही जीवों में, ध्यान देना, वो भी मोस्टली वायरसेस में, और वायरसेस में कुछ ही वायरसेस में, ध्यान देना, कुछ ही वायरस में, कुछ ही विषाणु में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होता है। बाकी सभी में क्या होता है, डियर स्टूडेंट, डीएनए। क्या होता है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सभी क्या रहा डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री वाला पोर्शन रहा। ध्यान देना, ये पूरी एक कहानी थी, एक सुंदर कहानी थी। आई होप आपको तेज लगा होगा डियर स्टूडेंट। क्यों तेज लगा होगा, उसका कुछ रीजन हो सकता है, देख सकते हैं आप, मतलब कि थोड़ा आवाज़ें भी आ रही होंगी, जिस वजह से सोचते हैं आपको जल्दी लेक्चर दें तो थोड़ा तेज हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, सोचते हैं तो स्लो कर दें तो तेज हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी डियर स्टूडेंट। अब हम जो भी चीज़ बोले हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ध्यान दें, अभी तक हमने जो भी चीज़ आपको बोला है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, जिससे आपको फ्रेमवर्क का पता चल जाएगा। और कुछ आवाज़ें आएंगी, इससे आप भागेंगे नहीं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आप समझ ही रहे हो पूजा का माहौल चल रहा है, जिससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और आपके लिए हमको लेक्चर बनाना था, टाइम नहीं मिल पाने के कारण लेक्चर थोड़ा डिले हो जाता है डियर स्टूडेंट। तब भी कोशिश करते हैं, अब भी टाइम कैसे कैसे निकाल करके आपको लेक्चर हम देने का पूरा फुल प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ध्यान देना, आपके लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप नोट डाउन करिए, जो चीज़ ना समझ में आए उसको पूछिए डियर स्टूडेंट। ध्यान देना, तो हम पढ़ने वाले क्या हैं, हम ये जानने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एलिमेंट्स खोज कैसे हुई, यानी कि उसका हिस्ट्री पोर्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो साहब आए आपके जीजे मेंडल साहब, यानी कि जीजे मेंडल साहब कब आए थे? जीजे मेंडल साहब आपके कब आए थे? 1853 से, यानी कि 1800 कब स्टूडेंट, ये 1856 से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1856 से कब तक? 1863 तक। ध्यान देना, अपना इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पर, यानी जिसको बोला जाता है गार्डन पी। किस पर? गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि पाइसन सटाइबम, यानी कि पाइसन सटाइबम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया डियर स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे क्या, आपको पता भी होगा, जेनेटिक्स आप पढ़ भी चुके होंगे। यानी कि मेंडल के समय में उन्होंने 7 ईयर अपना एक्सपेरिमेंट किया पाइसन सटाइबम के ऊपर। ये चीज नहीं बता पाए कि आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित क्या होता है, जनरेशन ट्रांसफर क्या होता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया था जिसको बोला जाता है फैक्टर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था। इन्होंने फैक्टर कहा था, इसको यूनिट फैक्टर भी बोल सकते हो, एक कारक टर्म यूज किया था। ध्यान देना, क्या बताया था, एक कारक वही फैक्टर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। लंबा पौधा, दोनों पौधों से जो लंबा पौधा आया, क्या स्थानांतरित हुआ, फैक्टर स्थानांतरित हुआ, कारक, जिसको यूनिट फैक्टर एक कारक नाम दिया आगे चलकर। ध्यान देना, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या हुआ,
फिर डियर स्टूडेंट आपको कहा जा रहा है लगभग जो साइंटिस्ट आपके आए देयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 1800 ध्यान देना 1869 ईस्वी में जो साइंटिस्ट आपके आए हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मिसर। ध्यान देना कब आए हैं लगभग 1869 में। ध्यान देना 1869 में जो साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक मिसर साहब आए और फ्रेडरिक मिसर साहब ने क्या बताया, फ्रेडरिक मिसर साहब ने न्यूक्लिक एसिड की खोज कर दी, लेकिन इनको खुद नहीं पता था कि हमने खोजा क्या है। इन्होंने इसके लिए अपना क्या टर्म दिया था, न्यूक्लियन टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था, न्यूक्लियन। लिख लेंगे क्या टर्म दिया था, न्यूक्लियन टर्म दिया था, हाँ या ना। फिर आगे चल करके उसी न्यूक्लियन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, अल्टमान। अल्टमान जो साइंटिस्ट थे, अल्टमान साहब ने इस न्यूक्लियन को क्या नाम दे दिया, इस न्यूक्लियन को बोला कि नहीं साहब ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है साहब। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। मतलब कि जो अल्टमान साहब आए इन्होंने कहा फ्रेडरिक साहब आपने जो खोजा है वो क्या है, न्यूक्लियन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है। कहने का मतलब इसमें इन्होंने क्या नेचर, इसमें इन्होंने देखा कि न्यूक्लियन में कुछ एसिडिक नेचर पाया जाता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय नेचर, एसिडिक नेचर इसमें था, एसिडिक गुण था, एसिडिक प्रकृति थी, मतलब एसिडिक प्रकृति इसमें थी, एसिडिक था, एसिडिक प्रॉपर्टी थी। सिंपल सा जो भी चीज ले सकते हैं, तो एसिडिक है तो इसी वजह से इसको बोला, इसको हम क्यों ना न्यूक्लिक एसिड बोल दें। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया अल्टमान साहब ने। ध्यान देना फिर उसी के साथ साथ आगे चल करके एक साइंटिस्ट हैं, लगभग बात करें ये कब आए थे, 1893 के आसपास आए ना, कुछ यही सन है एज सच। 1893 के आसपास जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डियर स्टूडेंट 1800 कितना है, हाँ 93 के आसपास। अभी हमने बताया भी था साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोइसल। कोइसल ने ये बता दिया, जो कोइसल साहब है इन्होंने बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये किससे मिलकर बना होता है। कौन बता रहे हैं, कोइसल बता रहे हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कोइसल ने बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार की खोज कर दी। और जिसमें दो आते हैं आपको उन्होंने बताया, पहला क्या होता है, प्यूरिन, देन पिरिमिडिन, हाँ या ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन आता है, गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन में क्या आता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। हाँ या ना, आपको पता होगा जो आपका थायमिन होता है, यानी कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये किस में देखा जाता है, ये आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। हाँ या ना। इसके अलावा जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में आपका क्या पाया जाता है, आरएनए में क्या होगा, एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, हाँ या ना। थायमिन नहीं होगा, थायमिन का स्थान पे यूरेसिल हो जाएगा। देन साइटोसिन भी होगा और यूरेसिल थायमिन के स्थान पर। ये किस में पाया जाएगा, ये आपका किस में पाया जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आरएनए में पाया जाएगा। अभी से क्लियर करके चलो, अभी आगे हम तब तक बात करेंगे। कहने का मतलब कोइसल साहब ने क्या किया, कोइसल साहब ने बता दिया कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। प्यूरिन एंड पिरामिडिन, प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, एंड पिरामिडिन के अंतर्गत जो आते हैं थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये क्या है, प्यूरिन क्या है, पिरामिडिन क्या है, ये सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ध्यान देना। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन डबल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान देना। और पिरामिडिन जो होता है सिंगल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी। उसी के साथ साथ हमने बताया, उसी के साथ ही साथ साइंटिस्ट आए जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ध्यान देना। उसी के साथ साथ जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। और डीएनए के और एक चीज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला लगभग 1910 में। इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला है। इनको कोइसल को याद रखेंगे, कब मिला, 1910 में नोबेल प्राइज भी मिला। किसकी खोज के लिए, प्यूरिन, पिरामिडिन यानी नाइट्रोजनस बेस। इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, जिसके लिए इनको
1910 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं अब क्या हुआ। अब आपके साइंटिस्ट आए जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और पहले जो साइंटिस्ट आए आपको पता होगा, एक्सरे फोटोग्राफी पर अपना एक्सपेरिमेंट किसने किया, बताओ फटाक से, किसने किया। अभी हमने कहानी जो आपको सुनाया था, किसने किया था एक्सरे फोटोग्राफी पर अपना एक्सपेरिमेंट, किसने किया था डियर स्टूडेंट, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। यानी कि विल्किंस एंड साइंटिस्ट थे कौन, फ्रैंकलिन। यानी कि विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो साहब थे, विल्किन एंड फ्रैंकलिन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक्सरे, याद रखेंगे, एक्सरे फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए दिया। ध्यान देना, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी दी, उसके जानकारी के लिए इन्होंने बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, जिसके लिए इन्होंने एक्सरे फोटोग्राफी प्लेट पर यानी कि एक्सरे फोटोग्राफी पर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए। उसी को आगे चल करके साइंटिस्ट जो थे आपके वाटसन एंड क्रिक साहब, लगभग बात करें तो 1953 ईस्वी में, ध्यान देना 1953 के आसपास, 1953 आप लिख लेंगे। ये साइंटिस्ट आए जिनको क्या कहा जाता है, वाटसन एंड क्रिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक। अब देखो डियर स्टूडेंट, वाटसन एंड क्रिक साहब ने क्या किया, लगभग 1953 में, अभी सन आप लिख लेंगे, इन्होंने डीएनए का क्या दिया, डबल हेलिकल मॉडल दिया। यानी कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, क्या होता है, डबल हेलिकल, इसको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बोला जाता है। डीएनए का द्विगुणन मॉडल दिया। ध्यान देना, डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है। ध्यान देना, दिस डीएनए मॉडल इट इज बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस पर आधारित था, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित था। बताए थे कहानी में ना भाई, विल्किन फ्रैंकलिन ने खोजा था, पार्टी करने लगे, चुरा लिया कोई, और चुराने के बाद पहुंचा किसके पास, वाटसन एंड क्रिक साहब के पास पहुंचा। और वाटसन एंड क्रिक साहब के पास पहुंचा तो वाटसन क्रिक साहब ने क्या किया, एकदम उसका डबल हेलिकल मॉडल दे दिया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। यानी कि डीएनए इस तरीके से डबल हेलिक्स से मिलकर बना होता है। बात करें डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वाटसन क्रिक साहब का। अभी हम बात करेंगे, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर 5 प्राइम होगा तो अगला क्या होगा, ये अगर 5 प्राइम है डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, ये 3 प्राइम होगा, फिर ये क्या होगा, 3 प्राइम, ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। हाँ या ना, एंटी पैरेलल दोनों आपस में होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, आगे आप बात करेंगे डिटेल में। और ये जो होता है इनकी बेस आपस में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो बेस होता है ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास का बेस होता है। और इसका एक मेजर ग्रुप जो होता है लगभग 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और 10 बेस पेयर के बीच की पूरा दूरी बात करें कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें उपस्थित दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एडेनिन है, डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा है, तो गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। हार्सेचेज का एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे वहाँ पे बात करेंगे कि हार्सेचेज ने क्या बताया था। हार्सेचेज ने ही बताया था कि एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन थाइमिन की संख्या बराबर गुआनिन साइटोसिन की संख्या बराबर होती है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसों की संख्या क्या होती है, जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होता है। आगे बात करेंगे, सिंपल सा रूल है। कहने का मतलब कि ये दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये देखी जाती है लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम देखा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब यही डियर स्टूडेंट क्या है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। इस तरीके से बहुत सारी बॉन्डिंग होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, पहले बताओ समझ में आ रहा है, नो डाउट, नो डाउट्स। इसी को डबल हेलिकल, डबल हेलिकल मतलब कि डीएनए क्या है, आपस में कॉइल किया हुआ है, द्विगुणित मॉडल, डीएनए का द्विगुणन मॉडल आपस में इस तरीके से क्या हुआ है, कॉइलिंग किया हुआ है। आगे काफी तह तक बात करेंगे। वाटसन क्रिक साहब कब बता रहे हैं, 1953 के आसपास। याद रखेंगे, याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप आप कहानी अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अब देखो, अब तो हमने कहानी जाना, अब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल होता है।
अब अभी ये भी समझना है एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए थे, कैसे पता किया गया कि डीएनए एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ध्यान देना कि डीएनए जो है किस तरीके से एक जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान देना। उसको हम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट हो डिस्कस करने से पहले ये भी जान लेते हैं डीएनए होता क्या, डीएनए मिलकर किससे बना होता है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अभी तक तो हम एक रफली आइडिया लगा चुके हैं कि डीएनए की एक बहुत लंबी चौड़ी हमने कहानी जानी, डीएनए होता क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक साइंटिस्ट है जिनका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का बताया उनका प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, देन हर्षिज का भी पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, कंपटीशन के पर्पज पर बात करें देन साथ के साथ आपका बोर्ड एग्जाम लेवल पर भी इम्पोर्टेंट हुआ करता है। तो आपको दोनों लेवल पर हम लेके चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप घबराएंगे नहीं। देखो समझ पाए डीएनए का डबल हेल्थ, थोड़ा सा हम जान लेते हैं डीएनए आखिर किससे मिलकर बना होता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं डीएनए जो होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, हाँ या ना, जानते हैं। आप वीडियो पे डियर स्टूडेंट लास्ट तक बने रहना है, भागना नहीं, जाना नहीं डियर स्टूडेंट। अगर आप प्लीज इतना देर तक रुक सकते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी थोड़ा देर तक रुकिए डियर स्टूडेंट, आप भी रुकिए, और कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, अब जानने वाले हैं कि डीएनए जो होता है एक्चुअल जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट वो किससे मिलकर बना होता है। तो शायद ऊपर की तरफ आपका बोर्ड में आ भी नहीं रहा है, स्क्रीन शायद रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है, ऊपर कोई चीज़ लिख दिए हैं देख भी नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखो यहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। देखो जो आपका डीएनए होता है डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल सी बात करते हैं, डीएनए होता है मिलकर किससे बना होता है, यानी कि जो आपका डीएनए होता है अगर हम बात करें तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है डियर स्टूडेंट, तीन चीजों से। आप एकदम सरल शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करें तो आप इसे याद भी कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। डीएनए जो होता है आपका तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, एक तो यस, एक तो बी, एक तो पी, ध्यान देना। अब आप सोच रहे होंगे एस बी पी ये क्या चीज है, तो डियर स्टूडेंट हाँ आप इतना याद करो, आप इतना जानो कि डीएनए जो होता है किससे मिलकर बना होता है, एसबीपी, आपको याद रहेगा शॉर्टकट एसबीपी, एसबीपी, एस फॉर पेंटोज शुगर, बी फॉर नाइट्रोजनस बेस, पी फॉर फास्फेट ग्रुप, हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं पहले बताओ। मतलब कि डियर स्टूडेंट डीएनए जो होता है किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, देन साथ के साथ फास्फेट, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, फास्फेट, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। सिंपल सी कहानी है, कहने का मतलब डीएनए किससे मिलकर बना होता है, हमने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया। शॉर्टकट क्या है, एस है, बी है, पी है, आप इतना पकड़ के रखो। यस का मतलब आपको दिमाग में पता ही चल जाएगा, यस का मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं याद करने में, ट्रिक से याद कर लो, थोड़ा सा ट्रिकी है याद करना। एसबीपी याद कर लो, सिंपल सा सब एसबीपी सबक, एसबीपी जो भी आप बताना चाहते हो बना के याद कर लो। एस का मतलब मैंने पेंटोज शुगर जाना, बी का मतलब क्या जाना, बी का मतलब भाई नाइट्रोजनस बेस, एंड पी का मतलब क्या जाना, फास्फेट ग्रुप, हाँ या ना। बात करें आपकी जो पेंटोज शुगर होती है, ये पेंटोज शुगर क्या होती है, इसकी जरा हम बात कर लें। ये जो पेंटोज शुगर होता है डियर स्टूडेंट, ये होता क्या चीज, ध्यान दें। ये पेंटोज शुगर जो होता है ये 5 कार्बन का बना होता है, 5 कार्बन शर्करा, ध्यान दें, देयर आर दी 5 कार्बन पेंटोज, यहाँ पे लिख दिया गया है पेंटोज शुगर, मतलब कि 5 कार्बन वाली शर्करा, क्या 5 कार्बन वाली शर्करा, ऐसा पेंटोज शुगर जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ध्यान देना 5 कार्बन जिसमें होगा। और यही पेंटोज शुगर आपके जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर कितने
टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ध्यान देना, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। ध्यान देना, डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब क्या है? डीऑक्सी मतलब कि जिसमें डीऑक्सी, डी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, इसको एक्चुअल हम बोलते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक्चुअल बोले तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। 2-डीऑक्सी मतलब कि कार्बन नंबर दूसरे कार्बन संख्या पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन की कमी होगी। 2-डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी है, कितने कार्बन पर? 2 कार्बन पर। अभी हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, तो आप देख पाएंगे, जान पाएंगे कि एक्चुअल कहानी क्या है। ध्यान देना भाई, आप भी साथ साथ ड्रा करेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? इस तरीके से कार्बन आपस में जुड़े हैं, आयन। आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ हमने बनाया है, ध्यान देना, सिंपल। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? H है, ध्यान देना, OH, H। अब दूसरे कार्बन पर याद रखेंगे H, ध्यान देना, आपको इसको हम दूसरे कलर से दिखाएं ताकि आपको चीजें याद रहें। दूसरे कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो दो हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, मतलब कि एक ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? H है, OH है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट हम H, एंड यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है? OH है। CH2 सिंगल बॉन्ड क्या देख पा रहे हैं? OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। टोटल कितना कार्बन है आप देख पाएंगे यहाँ पे, अगर काउंट करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, देन 5 कार्बन। देख पा रहे हैं टोटल 5 कार्बन संख्या है। 5 कार्बन संख्या नंबर देखेंगे, कार्बन संख्या 2 पर, यानी दूसरे कार्बन पर क्या है? 2 हाइड्रोजन आपके पाए जा रहे हैं। मतलब कार्बन नंबर सेकंड पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है। अगर वही हम राइबोज शुगर का बनाए स्ट्रक्चर, तो राइबोज शुगर में क्या दिखाई देगा? अगर हम स्टूडेंट राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें भी आपका सिंपल सा यही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आप देख पाएंगे। इसमें अंतर क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रा करना है। यहाँ पे क्या है? OH है, AH है, फिर यहाँ पे देखेंगे H, और यहाँ पे क्या है? OH है। ध्यान देना, ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है, हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है दूसरे कार्बन पर, देख पा रहे हैं OH। और इसमें क्या है? इसमें आपका H है, OH है, फिर उसके बाद क्या देख पा रहे हैं? H, इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? OH है ना। टोटल कार्बन संख्या वही होगा। यहाँ पर भी कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। यहाँ पर अंतर क्या है भाई? दूसरे कार्बन पर देखो, सेकंड कार्बन संख्या पर देखो, आपका क्या है? OH है कि नहीं? सेकंड कार्बन पर देखो भाई, OH है। मतलब कि डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर से हम जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट? यही जान समझ सकते हैं कि सेकंड कार्बन पर क्या है? एक ऑक्सीजन की कमी है। किसमें कमी है? 2-डीऑक्सी में। मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर में डियर स्टूडेंट क्या है आपका? देखते हैं आपका पूरा वीडियो आ पा रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप भी बनाएंगे साथ के साथ। यहाँ पे आप देखो, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने जाना कि कार्बन नंबर सेकंड पर देख पा रहे हैं, कार्बन नंबर सेकंड पर क्या है कि एक ऑक्सीजन की कमी है, इसे डीऑक्सी बोल रहे हैं। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी, और कितने पर? 2 कार्बन पर, इसकी वजह से 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर बोला जाता है। हाँ या ना? राइबोज शुगर में क्या है भाई? राइबोज शुगर में हम क्या देख पा रहे हैं? एक ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसमें OH है दूसरे कार्बन पर, हाँ है ना, प्रेजेंट है। राइबोज शुगर इसको बोल रहे हैं, राइबोज है, पूरा कंप्लीट है, हाँ है ना। जाना कि नहीं आपने? समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप भी बना लेंगे। मतलब कि जो पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन शर्करा होती है, ध्यान देना, 5 कार्बन शर्करा हो रही है, उसमें एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक है राइबोज शुगर। मतलब कि
एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक है राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या है, दूसरे कार्बन पर क्या होगा स्टूडेंट, दूसरे कार्बन पर क्या होगा, दूसरे कार्बन पर क्या देख पा रहे हो, एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है भाई, वही एब्सेंट है ऑक्सीजन, इसमें डीऑक्सी ऑक्सीजन की कमी। और राइबोज में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और राइबोज शुगर, वही चीज। आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के ऊपर, ध्यान देना, इसकी बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है ये स्टूडेंट, दो प्रकार का। नाइट्रोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, बात करते हैं। प्यूरिन, डीएस्टोन, पिरिमिडिन जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको कह सकते हैं हाँ या ना, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, सम विषम चक्रीय यौगिक हिंदी में बोल सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जिसमें क्या हो, जो साइक्लिक रिंग हो उसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो भाई, जो कोई साइक्लिक एटम है उस पर एक हेटेरो एटम लगा दो, जैसे ये देखो कोई साइक्लिक कंपाउंड है इस पर हेटेरो एटम लगा दो ना, हेटेरो एटम कोई भी लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, चाहे सल्फर लगा दो, चाहे कोई भी हेटेरो एटम लगा दो, फास्फोरस लगा दो, हेटेरो एटम जैसे ही जुड़ेगा क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। अगर ऐसे बनाए तो क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक कंपाउंड भाई, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। ऐसे बनाते हैं क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, हाँ या ना। कहने का मतलब कि यहाँ पर हेटेरो है, हेटेरो मतलब यहाँ पे हेटेरो जोड़ दो, हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा। तो होता क्या है आपका, ये जो प्यूरिन होता है, ध्यान देंगे, ये हेटेरोसाइक्लिक पिरिमिडिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन अंदर क्या है, प्यूरिन जो होता है डबल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ध्यान देना, डबल हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक मतलब इसमें डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाएगी। और ये जो होता है पिरिमिडिन सिंगल हेटेरोसाइक्लिक होता है, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें एक ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। कैसे पाई जाती है आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में, तब तक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फास्फेट ग्रुप की बात करें तो फास्फेट ग्रुप क्या होता है इसको जान लेते हैं। फास्फेट ग्रुप मतलब PO4 को मिलाकर के H3 PO4, हाँ या ना, H3 PO4 3 माइनस 2 H3 2 माइनस, सिंपल सी बात करें तो H3 PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल सा ड्रा करते हैं, इसको हम मिटा दें ताकि आपको स्ट्रक्चर बन सके। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अगर हम फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, H3PO4 है, P को बीच में ले लो, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या करो इस तरीके से H3PO4 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, H3PO4, H कितना है 3 है, एक H 2 H 3 H, H3PO4 बन गया आपका, सिंपल सा 2 माइनस, वही चीज माइनस साइन मत लगाओ, H3PO4 आपका स्ट्रक्चर बन गया, मतलब क्या बना H3PO4 H3PO4, हाँ ना, हमने क्या बनाया H3PO4 का स्ट्रक्चर बना दिया, फास्फोरिक एसिड। अब ये बॉन्डिंग किसके साथ करता है, कैसे बॉन्डिंग होती है, आगे इसके बारे में डिटेल में तक बात करते हैं, ध्यान देना। एक चीज और यहाँ पे जान लेते हैं जानकारी के लिए, मतलब जो डीएनए होता है ये किससे मिलकर बना होता है, इसकी बेसिक इकाई क्या होती है, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, ध्यान देना। इस जो इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलकर के, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से मिल करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से आपस में ऐड करके जुड़ते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए। ये क्या है, काफी सारे क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना रहे हैं, डीएनए को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, डीएनए को बना रहे हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, यही तो है ना न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज मिलकर बना है, S प्लस B प्लस P, S प्लस B प्लस P, S का मतलब पेंटोज शुगर, B मतलब नाइट्रोजनस बेस, P मतलब फास्फेट ग्रुप, हाँ या ना। अब इसी में एक टर्म और आप जान लेंगे, आप कंफ्यूज भी बहुत होंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, एक टर्म और है न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना, वो तो टाइड था, ये क्या है न्यूक्लियोसाइड है, साइड
साइड में क्या कर दो, फास्फेट को हटा दो, फास्फेट ग्रुप को हटा दो, बाकी वही आपका रहेगा दोनों। मतलब क्या क्या भाई, आपका क्या क्या रहेगा न्यूक्लियोसाइड में, यानी कि शुगर रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा। शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना रहा है, 3 चीजों से मिलकर बन रहा होता है, ध्यान देना। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, हाँ या ना। फास्फेट ग्रुप को हमने वहां से हटाया तो क्या बना, क्या बना डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोसाइड बना, हाँ या ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं पहले बताओ, आगे हम इसके बारे में काफी तह तक बात करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप स्टूडेंट डियर कमेंट्स करके बताएंगे। देन वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ थैंक्स डियर स्टूडेंट। बहुत कम होते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं। तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे, जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट। 2 लाइनें क्या है, आप थोड़ा इससे मोटिवेट भी होंगे। तो चल आज जमकर पढ़ते हैं, चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में तुम्हारा भी जिक्र हो। भाई आज तुम जमकर पढ़ोगे, अपने सपनों को हासिल कर लोगे, तुम्हारा भी पेपर में नाम आएगा, तुम्हारा भी कोर्स में जिक्र दिया जाएगा, हाँ या ना। पढ़ो तब पूरा लेक्चर देखना, ध्यान देना। आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।